नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा में कल जिस तरह से सियासी उठापटक हुई, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूटा और गठबंधन टूटते ही सरकार, जो मौजूदा सरकार थी मनोहर सरकार ने इस्तीफा दिया और उसके बाद नई सरकार का गठन हो गया और अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। तो ये राजनीतिक जो उठापटक हुई, आज हम रिपोर्टर जी पर इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, इसके मायने क्या है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2024 में ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो क्या बीजेपी की ये जो रणनीति है, इस बदलाव के पीछे की जो वजह है, ये पहले से तय कर दी गई थी और इसे कल अमली जामा पहनाया गया, या फिर ये अचानक से सोची हुई एक पूरी कहानी थी जिसकी स्क्रिप्ट कल ही तैयार हुई या कुछ दिन पहले तैयार हुई और उसे कल सबके सामने उतारा गया। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या बीजेपी को यह लगने लगा था कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो उनकी छवि बननी चाहिए थी, जो विकास काम उनके होने चाहिए थे, या जो प्रदेश के लोगों के बीच उनके मन में वो बस जाने चाहिए थे, वो उस हद तक कामयाब नहीं हुए और इसका खामियाजा क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भुगत सकती थी, जिसके चलते मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया नायक बनाया गया। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पवन बंसल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी के मंच पर। सर, सबसे पहले तो कल का जो पूरा घटनाक्रम है, उसके पीछे की कहानी क्या आपको लगती है? क्या बीजेपी को लग रहा था कि लोकसभा में उसे बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये बदलाव नहीं किया, और इस बदलाव के साथ क्या उस नुकसान को फायदे में बदलने की कोशिश यहां पर बीजेपी ने की है? देखिए वर्मा जी, पिछले 2 साल से नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को आईबी से और अपने सूत्रों से खबरें मिल रही थी कि मनोहर लाल अपना जनाधार बिल्कुल खो चुके हैं, वो बिल्कुल लोकप्रिय नहीं है और उनके रहते अगर चुनाव होगा, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा तो लाल लोकसभा में सीटें आएंगी और असेंबली में तो आने का मतलब नहीं। तो लेकिन क्योंकि मनोहर लाल जी की मोदी से पुरानी मित्रता है, जब मोदी जी यहाँ पे प्रभारी थे हरियाणा के और मनोहर लाल जी संसद सचिव होते थे, तब की दोस्ती है, जाना है, इसलिए वो इसको नजरअंदाज कर रहे थे। इतना धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मुंह में अंधा हो गया था बिल्कुल के में, ऐसे मोदी जी अपने मित्र के मुंह में एक तरह से अंधे हो गए थे। लेकिन पिछले 4-5 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, उसमें उन्होंने मोदी को मजबूर कर दिया एक फैसला, कड़वा फैसला लेने का। उन्होंने दिल पे पत्थर रखकर अपने मित्र का इस्तीफा दिया। अभी पिछले दिनों एक रणनीति के तहत इंद्रजीत, जो कदावर नेता है अग्रवाल के, उनका कद छोटा करने के लिए मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, को बेंगलुरु के लाकर भेजा गया, जनसभाएं करो अपना आधार पर। उनकी जनसभाओं में हजारों लोग आए, बहुत कम लोग आए। उसके बाद फिर अब तो कमाल ही हो गया जब मोदी जी आए यहाँ पे। जी, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत हुई है, एक बार फिर तो से। उनको लगा कि अभी अब तो पानी सिर से ऊपर गुजर गया है, इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आनंद फानंद में एक फैसला कर दिया। इस पूरे फैसले को किस तरह से देखते हैं आप, बीजेपी के लिहाज से, हरियाणा की राजनीति के लिहाज से? देखिए, मेरा मानना है कि हरियाणा में कभी भी पॉजिटिव वोट नहीं होता, खिलाफ वोट होता है। और एक हरियाणा में शब्द है कांच निकालना, उसका मतलब हरियाणा बोलते हैं, समझाओ उसको, तो कांच बताना। तो कभी लोग कांग्रेस की कांच बताते हैं, कभी चौला की बताते हैं, कभी किसी की। इस बार असेंबली चुनाव में तो खास तौर पर लोगों ने भाजपा को उसमें कांच बनाने का फैसला लिया, क्योंकि जो नीतियां आ रही सरकार की, चाहे प्रॉपर्टी आईडी को लेकर रही और मामले रहे, कानून व्यवस्था रही, इतना लोग परेशान है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर हरियाणा का हर व्यक्ति परेशान है। किसी का नाम गलत कर दिया गया, किसी का एरिया गलत कर दिया गया और बिना पैसे लिए कहीं काम नहीं हुआ। मुझे ख्याल है गुरुओं में 3 सीनियर अफसरों की, एक डीजीपी रैंक के अफसर थे, एक आईएएस अफसर थे, उनकी प्रॉपर्टी आईडी में उनका नाम कर रखा, उनका साइड कर रखा, वो मैंने ठीक करवाया अपने प्रयास से। अलग बात है, मेरा प्रभाव है पत्रकार के नाते, मैं करवा सकता। आम आदमी के पास बिना पैसा दिए करवाने के कोई ऑप्शन नहीं। और मनोहर लाल जी लोगों को क्या बरसों से नहीं मिलते थे, कभी ऐसा बोलते फर्जी से गला काट दो इसका, या सरसा में एक मेरा को बोले इसको उठा के फेंक दो। अरे हरियाणा में देखो, हुड्डा साहब भी रहे हैं, चौला साहब रहे हैं, देवलाल भी रहे हैं, बड़ीलाल भी रहे हैं, उन लोगों से मिलते रहते थे। उनको लोग पता नहीं कितनी कितनी बातें सुना देते थे, लेकिन कभी वो गुस्सा नहीं मानते थे। और ये तो पता नहीं गुस्से में भरे रहते थे।
काम बेशक ना हो, हरियाणा का लोग चाहते हैं मेरे से इज्जत से बात करें। हम्म। तो ये जो बदलाव हुआ है बंसल साहब, क्या हाँ लगता है इस बदलाव से पहले बीजेपी अपने आप को कहाँ खड़ा देख रही थी? अगर हम लोकसभा चुनाव की बात कर लें कि 10 की 10 सीटें जिस तरह से 2019 से में जीती थी और अब ये वो जो बदलाव हो गया, इसके बाद आपको क्या लगता है कि बीजेपी कहाँ आकर खड़ी हुई होगी? और जो विरोधी पार्टियां थी, ऐसा है, उनके लिए ये बदलाव कुछ नुकसान होगा या कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। जो स्थिति पहले थी वही अब है। नायब सिंह सैनी सबको पता है डमी है मनोहर लाल की, अभी भी मनोहर लाल की सरकार चलेगी, उनके हिसाब से नीतियां हो रही है। अभी मनोहर लाल के कहने पर ही उनके जो करीबी थे अपना राजेश कुंदर जी, उनके द्वारा से शक्ति लगा दिया गया। कोई चेंज नहीं हुआ है, बदला गया है मनोहर लाल को, उनकी जगह नायब सिंह सैनी बनाया गया है, वही सब कुछ है, मनोहर लाल की सरकार चला रहे हैं, ये सबको पता है। मतलब उन्हीं का जनता है, रिमोट कंट्रोल से वही सरकार चला रहे हैं। लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा इसका, जो पहले स्थिति वो अभी स्थिति। यानी कि रिमोट कंट्रोल अभी भी मनोहर लाल के हाथों में ही हरियाणा की सरकार का रहेगा और 100%, सिर्फ 100%। दिखावे भर के लिए एक चेहरा है नायब सिंह सैनी। देखिए उसका पहला इंडिकेशन आ गया है कि राजेश कुंदर जो मनोहर लाल के बड़े करीबी थे, जिनको उन्होंने चीफ मिनिस्टर से अपना लगाया, तो अभी जो नई सरकार है, पहला और ये हुआ है कि राजेश कुंदर इस पद पर बने रह गए। इसका क्या मतलब है कि भाई राजेश कुंदर के माध्यम से मनोहर लाल जी अपना रिमोट कंट्रोल चलाएंगे, और जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी है या और अफसर है वो सारे प्रभावित होंगे, सबके बॉस राजेश कुंदर होंगे और खुद के साथ सीधे रिपोर्टिंग होगी मनोहर लाल से। जी पहला संकेत आया ना, नीति हुई है राजेश कुंदर की। जी। अभी अगर बात करें कल कल हालांकि का जिस तरह से जी, कल का जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था बंसल साहब, हाँ जी, कल हाँ अनिल जी, विज जो है वो नाराज होकर बैठक से निकल गए। हाँ जी, हाँ जी। तो तो उसे उसे किस तरह से देखते हैं? मतलब क्या बीजेपी ने जो नायब सिंह सैनी पर दांव खेला है, उसके पीछे हाँ जी, ओवरऑल क्या वजह आपको लगती है कि क्या वजह रही होगी? क्योंकि और भी कई ऐसे बड़े नाम, बड़े नेता थे जिनको आगे लाया जा सकता था। अनिल विज भी उनमें से एक वो है आपकी और बात कल वो नहीं, नाराजगी सुनो, साफ आपकी तौर बात पर ठीक दिखी। है। नहीं, सुनो, अनिल विज से मुख्यमंत्री की नहीं बनती, और ये जो नायब सिंह सैनी को लाया गया, ये मुख्यमंत्री के कहने पर लाया गया, उन्हीं के व्यक्ति है। और विज को तो चाहते नहीं मुख्यमंत्री, पहले नहीं चाहते थे, विज को क्यों बनाते हैं? और विज ने तो जी, खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर की, खुलेआम नाराजगी जाहिर की, मीटिंग से उठकर चले गए वो। और उन्होंने ये भी कहा कि जब इतने हम सीनियर लोग बैठे हैं तो जूनियर बनेंगे तो फिर हमारा क्या फायदा। हम्म, वो शामिल नहीं हुए, मतलब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होना, इससे ज्यादा नाराजगी और क्या होगी, हम्म। तो इससे ज्यादा इसके नाराजगी और मायने क्या होगी। इसके अगर मायने समझने की कोशिश करें कि अनिल विज एक बड़ा हम्म, चेहरा है बीजेपी का हरियाणा में अच्छा, और उनकी भी अपनी हम्म, एक बड़ी फैन फॉलोइंग है लोगों के बीच, एक जिस तरह दाखड़ से दाखड़ मिलते छवि है, जी उनकी छवि एक दाखड़ की है। जी। तो क्या बीजेपी को अगर मुख्यमंत्री बदलना था तो क्या अनिल विज एक अच्छा विकल्प नहीं थे, या फिर क्योंकि वो जो आपने भी जिक्र किया कि उनकी छवि धाकड़ वाली छवि है, वो बहुत हम्म, सारी जगह सोचते नहीं है, जो उनको कहना होता है बेबाकी से कह जाते हैं, तो क्या 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 ये वजह? क्या उन्होंने कई मामलों में पुलिस की जांच से लोगों को न्याय भी दिलाया, ऐसे मैं काफी मामले में जान रहा हूँ। लेकिन मैं फिर आपको बताऊं कि अनिल विज को क्यों नहीं बुलाया गया। ये सारा घटनाक्रम हुआ, मोदी को मजबूरी में मनोहर को चेंज करना पड़ा है, कोई दिल से नहीं चेंज किया उनको। अभी सरकार भी चर्चा है उनको करनाल से सीट देकर या केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा या नड्डा की जगह बना दिया जाएगा, और मनोहर ने खुद भी कहा मुझे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलेगी, अनमने मन से चेंज किया है, उनके कहने से चेंज हुआ है। तो नेचुरली अनिल विज को क्यों चाहेंगे? अगर भाजपा ये मुद्दा रख के चेंज करती है कि इसका चुनाव में क्या फायदा होगा, फिर तो सैनी के बजाय और चुनाव हो जाता, जिस बजाय और होता। लेकिन मनोहर लाल के इशारे पर सब कुछ होगा। हम्म, मनोहर लाल को मजबूरी में चेंज किया मोदी साहब हम्म। एक मुख्यमंत्री के तौर पर 9 साल के कार्यकाल को अगर तोला जाए, मापा जाए तराजू में, ने। तो किस तरह से आप देखते हैं 9 साल में हरियाणा को मनोहर सरकार कहां तक लेकर गई, या फिर जो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं हरियाणा देखिए, उसमें कहीं मैं पीछे ही रह गया? तीन किस्से बताऊंगा गवर्नेंस के और लॉ एंड ऑर्डर के। एक 9 में हिंसा हुई, एक 2016 में जब जाट आरक्षण के दौरान दंगे हुए, और तीसरा केस तो बड़ा शर्मनाक है, कोरोना में एक बच्चे के परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई थी। वो उसका डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए कई महीने चक्कर लगाता रहा एमसीडी ग्राउंड,
कोई सीएम नहीं मांग रहा था, डेथ सर्टिफिकेट तो राइट है देना, इसमें कोई बड़ी बारी वो चीज नहीं मांग रहा था। ये सीएम के ओवरसी ने भूपेश बघेल ट्वीट किया बकायदा कि वो 3 महीने से चक्कर काट रहा था, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला। उसने ट्वीट किया सीएम को और पीएम को, तब उसको सीएम साहब ने दिलवाया। मतलब कि डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए भी सीएम को ट्वीट करना पड़े, तब वो डेथ सर्टिफिकेट मिले। दूसरा में मतलब में इतनी हिंसा हुई और मुख्यमंत्री ने कह दिया कि सरकार हर एक को सुरक्षा नहीं दे सकती, अरे मान सकते हैं नहीं दे सकती, पर मुख्यमंत्री को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तीसरा बात आती है 2016 में जब जाटों ने और अन्य जातियों ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया तो पूरा प्रदेश जला, थाने लूट लिए गए और जो रोहतक में तो जुडिशरी अफसर थे उनको भी अपनी सुरक्षा के लिए निजी कर्मशाला लेनी पड़ी। लेकिन ये तीसरी बड़ी विफलता क्या होगी? फिर पंचकुला में जब राम रहीम की पेशी हुई, पूरा पंचकुला जला उपद्रव हो गया। पहले तो उसने इतने मत को जाने दिया, क्यों जाने दिया? जब उन्होंने पास में जाकर तो फायरिंग की तब बड़ा बवाल में, उनको पहले रोक सकते थे, पंचकुला से पहले रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका जाए? तो ये कोई गवर्नेंस नहीं है। हालांकि बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन आता है अखबारों से। मैंने सुना किताब भी लिखी है कुछ लोगों ने, ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा 9 ईयर जो मनोहर लाल जी, उसमें जगदीप धनखड़ जी ने पिछले सूरजगढ़ में उसका विमोचन किया। उसमें पूर्व राष्ट्रपति कोविंद का भी लिखा है, कई अफसरों का लिखा है, और जो डिक्शनरी में जो एडजेक्टिव जो भी वर्ड है सारा उसके प्रयोग उसके प्रेज में प्रयोग किया गया। लेकिन धरातल पर गवर्नेंस से कोई दिक्कत नहीं। आप तो रहते हैं गुड़गांव में, देखते हो प्रॉपर्टी आईडी से लोग कितने परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। गुड़गांव में सड़कों का क्या हाल है? मतलब कि मिलियन सिटी है, दुनिया भर का रेवेन्यू देता है। मैं कल सिविल लाइन से 56 सेक्टर अरंदा में अपने घर आ रहा था, ऑटो में आया ना, तो क्या महंगी पर क्या हो रहा है, इतने झटके लगे। मेरा मानना है कि प्रेगनेंट महिला आ जाए तो उसका अबॉर्शन हो जाएगा, उसका अबॉर्शन हो जाएगा। इतने गड्ढे हैं सड़कों में, और बात मिलेनियम सिटी करते हैं, हर हफ्ते सीएम साहब यहाँ पे थे। कहाँ विकास है? धरातल पे दिखाई दे रहा है, अखबारों में दिखता है, विज्ञापनों में दिखता है, बड़े बड़े विज्ञापन, अंग्रेजी अखबारों में बड़े बड़े पेज बन के विज्ञापन आते हैं, मैंने ये कर दिया कर दिया। अरे स्वास्थ्य सेवा देखो, जगह सिविल अस्पताल कितने साल जरूरत पड़ा है, वीआईपी के लिए तो मैदानता है भाई, आम आदमी कहाँ जाएगा? उसके लिए कहाँ जाएगा सर? स्वास्थ्य के लिए कहाँ जाएगा? सिविल अस्पताल की तरफ आप देखते हो आपके सामने। क्या ये बीजेपी ने मनोहर लाल को एक सम्मानजनक एग्जिट दिया है यहाँ पर? क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और अपना मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से वहां पर हुआ, जो उनकी टॉप लीडरशिप थी स्टेट की, चाहे वसुंधरा राजे की बात करें, शिवराज चौहान की बात करें, रमन सिंह की बात करें, जो कि उम्मीद लगाए हुए थे कि जब चुनाव जीतेंगे तो उन्हें ही मौका मिलेगा मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वहीं से भी ये इस तरह के कयास लगाए जाने लगे थे कि मुख्यमंत्री तो हरियाणा में भी बदला जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी ने उससे पहले ही मनोहर लाल को ये एग्जिट देकर एक सम्मानजनक तरीके से हरियाणा की राजनीति से बाहर निकालने का काम किया है। ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सम्मानजनक एग्जिट दिया। इससे पहले उन्हें मध्य प्रदेश में नेता चुनने के लिए भेजा गया, बड़ी बात है। और फिर मोदी जी ने जिस दिन हटाया उसी दिन तो गुड़गांव में बड़ी भारी सभा में कहा, हम पुराने दोस्त हैं, इकट्ठे हम घूमते थे, मतलब गरीब बिछाते थे, और मोदी को बेस्ट गवर्नेंस का खिताब दिया। और अभी भी चर्चा है कि मोदी ये अपना मनोहर लाल जी करनाल से चुनाव लड़ेंगे, एमपी बनेंगे, बन गए तो उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा, और मान लो चुनाव हार भी गए तो राज्यसभा में ले लेंगे, कैसे फिर मंत्री बना देंगे। ऐसी ही चर्चा है, जब नगर साहब का कार्यकाल पूरा हो जाएगा मनोहर लाल को स्पीकर बना दिया जाएगा। इनको एग्जिट दिया गया है, वो भी हटाया भी इसलिए गया है मजबूरी में। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कन्विंस हो गए थे, जब ये लाइबिलिटी बन गया है, इनके रहते लोकसभा सीटें नहीं आएंगी। और आज के दिन मोदी के सामने ये नहीं कोई मित्र नहीं, कोई दुश्मनी, इनके सामने 400 पार का लक्ष्य है। इनकी सीट आने के मार्ग में जो भी बाधा बनेगा उसकी वो हत्या करने को, राजनीतिक हत्या करने को तैयार है। इसी का परिणाम है मनोहर लाल जैसे अपने करीबी बंदे को, जिसके साथ में सर्वे के निर्देशन पे 1 मिनट में बता दिया, हाँ सम्मानजनक दिया है, उनके कहने से बना दिया गया है मुख्यमंत्री ने, उन्हें कहा गया मुख्यमंत्री के कहने से बनाया जाए। तो मतलब इस बात की पूरी संभावनाएं है कि खैर ये तो चर्चाएं थी कि करनाल से उनको लोकसभा लड़ाया जाएगा, अगर वो जीतते हैं तो सीधा उनको जो है मंत्री पद दे दे। लेकिन एक चर्चाएं और शुरू हो गई है बंसल साहब, वो चर्चा ये है कि जेपी नड्डा साहब का जो है कार्यकाल जल्द खत्म होने वाला है, तो ऐसे में क्या ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक विकल्प हो सकते हैं मनोहर लाल? क्योंकि बड़ी संभावना है अध्यक्ष बना ले। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर, पंजाब भी एक वोट बैंक है पूरे देश में, जो अपना पाकिस्तान में माइग्रेशन के टाइम में आए थे, और आज तो छात्र सपन भी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है अच्छे, उनकी संख्या भी काफी है। तो इनको एक
नेता पूरे देश में पंजाबी समाज का प्रवेश किया जाता है। अभी तक कोई देश है पंजाबी समुदाय का लंबा कोई कद्दावर नेता नहीं है। राज बब्बर वगैरह है, कांग्रेस में उनका लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं है। अपने मनमोहन सिंह से वो इस कास्टिंग में पढ़ते नहीं समझ रहे। तो भाजपा के पास और कांग्रेस के पास कोई ऐसा पंजाबी नेता नहीं है। इनके कद को उभारकर, राष्ट्रीय स्तर पर उभारकर इनको पंजाबी नेता के रूप में बीजेपी पेश करना चाहिए। हम्म। इस सब के बीच कांग्रेस सेंट्रल बैंक आरोप लगा इलेक्शन जी कांग्रेस एक आरोप लगा में रही है बीजेपी के ऊपर, जेजेपी के ऊपर कि ये सब सोची समझी साजिश है। इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा ने कल एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने एक वीडियो लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि सिरसा में उन्होंने एक रैली की थी कुछ महीने पहले। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने तो कई महीने पहले ही बता दिया था कि इस तरह का पूरा घटनाक्रम होगा और जेजेपी को मैदान में उतारा जाएगा ताकि वो वोट कटुआ पार्टी के तौर पर काम करे, कांग्रेस का जो जाट वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करे। तो क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह की ऐसा कुछ नहीं, परिस्थितियां बनी थी 2019 में, जेजेपी वो नुकसान पहुंचा पाएगी कांग्रेस को? ऐसा कुछ भी नहीं है। जजपा तो तोड़ने की इच्छुक ही नहीं, मतलब वो तो आखिरी टाइम तक खुशामद करती रही हमें एक सीटी दे दो। ये तो बीजेपी की नीति है, क्षेत्रीय पार्टियों की भ्रूणता करना। पहले विकास पार्टी की, शिवसेना की थी, अकालियों की सबको किया। तो उस नीति के तहत उन्होंने इनको ऐसे हालात पैदा कर दिए कि सीट तो हम देंगे नहीं, अपना मजबूरी में राज छोड़। और इस बार जो जो भाजपा सोच रही है कि जजपा अलग खड़ा जाट वोट बढ़ जाएगा या इन दोनों में जजपा में, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जाट बड़ा समझदार है, उनको सामने उद्देश्य भाजपा को हराना है, अपनी वोट का विभाजन नहीं होना चाहिए। बंसल साहब, भाजपा के आपका विश्लेषण क्या कहता है? कांग्रेस 2019 से सबक लेते हुए कुछ सीटों पर बीजेपी को मात दे सकती है या फिर वही एक बार स्थिति होगी, क्योंकि उस दौरान बालाकोट हुआ था और इस बार जो है राम मंदिर है बीजेपी के साथ और सीए भी लागू कर दिया गया है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा बीजेपी को? देखिए, जो मैं आगे इस बार भी चलती दिख रही है क्या? ये मैं बताता हूँ आपको, जो हरियाणा है ना, हरियाणा के लोग बड़े सेकुलर टाइप है। राम मंदिर वगैरह का जात लोग, इनमें लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। राम तो दिल में समाया हुआ है, बोलते राम राम करते हैं, सुबह मिलते हैं, खेत में जाते हैं, राम राम जय श्री राम करते करते हैं। हाँ, एक बात है, अगर कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, किरण है, शैलजा है, या बेटा भी आ गया, ये सारे मिलकर ये कह दे कि भी सीएम बनने का फैसला बाद में हो जाएगा, जो बनेगा इससे भाग्य बन जाएगा, और इकट्ठे मिलकर ये निकल जाए पूरे प्रदेश में, तो मेरा मानना है कि लोकसभा में भाजपा को कई टक्कर दे सकते हैं। 19 वाली स्थिति नहीं होगी जब तक कांग्रेस के सभी लोग हार गए। और अगर ये इकट्ठे नहीं होते तो वो मतलब आपका अनुमान क्या कहता है कि अगर हम 10 में से बात करें, बीजेपी और कांग्रेस, अब चूंकि जजपा भी सीटों पर लड़ेगी, तो वो किस तरह से देख रहे हैं आप, कितनी सीटें किसके हिस्से में आ सकती है? जजपा को तो सीट तो छोड़ो, कुछ भी वोट नहीं आएगी उनके कैंडिडेट को, तो 40,000 वोट नहीं आएगी, वेस्ट नहीं करेंगे। वोट जाएंगी या तो भाजपा को जाएंगी या कांग्रेस को जाएंगे। कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी का अलायंस है उन्हीं को जाएंगे, और कई वोट बटेंगे नहीं, बटेंगे ना इनेलो में बटेंगी, ना इसमें जजपा में बटेंगे। सीधा शार्प पोजिशन है, या तो बीजेपी के प्रो या बीजेपी के एंटी। जो सकता है वो एक ही फोर्स है, कांग्रेस उनके मुकाबले जो फोर्स है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अब ये नहीं चर्चा है सेंट्रली कि इस अलायंस में चौटाला साहब भी शामिल हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी कांग्रेस चौटाला भी शामिल हो, ऐसी बात चल रही है। अगर चौटाला साहब भी शामिल रहता है तो ये बड़ा मजबूत अलायंस बन जाएगा, क्योंकि धर्म बीजेपी का धर्म की है, और ये कास्ट की फिल्म हो जाएगी जब मतलब अगर ये अलायंस बन जाता है ना, तो इसमें और कास्ट की फिल्म ज्यादा असर करते हैं बजाय धर्म की फिल्म। तो अभी क्या लग रहा है, मतलब अगर अभी तक दोनों ही पार्टियों ने 10 में से किसी भी सीट पर अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया, बस गठबंधन का एक उम्मीदवार जो है कुरुक्षेत्र से को ही आम आदमी पार्टी ने बनाया है। अभी दिक्कतें कहां लग रही है? मतलब कांग्रेस कौन सी ऐसी सीट है इन 10 में से जहां बड़ी चुनौती बीजेपी को दे सकती है? देखिए, मैं बताता हूँ, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं जो शैलजा है, ये लोग चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, और इच्छा करिए पहले बीजेपी अपने कैंडिडेट लॉन्च कर दे, उसको देखे वो करे, ताकि जो बीजेपी में जिनको टिकट ना मिले उनको कांग्रेस में लॉक कर सकती है। ये आजकल में क्लियर हो जाएगा मतलब क्या? जी, अभी देखें तो अगर रोहतक की बात करें, सोनीपत की बात करें, मतलब ये जो गढ़ माना जाता है, हुड्डा का गढ़ माना जाता है, इसके अलावा महेंद्रगढ़, भिवानी, इस तरफ भी काफी जो प्रभाव है,
बाकी और दूसरी जो लोकसभा सीट है उनकी भी बात कर ले, तो मतलब एक कांटे की टक्कर कहीं दिखाई दे रही है कि हाँ, बड़ी चुनौती, बड़ी टक्कर ये अभी कांग्रेस दे सकती है, जिस तरह की फूट अभी कांग्रेस के अंदर है उस स्थिति में भी। रोहतक में तो कांग्रेस मजबूत है, मतलब रोहतक सीट पर है, पिछले चुनाव में जितने सिर्फ 5,000 वोट से आ रहे थे, वो लोकसभा में 5,000 वोट तो बहुत कुछ नहीं होती है, चुनाव मैटर नहीं करते। कांग्रेस की माने तो सबसे एक सीट तो बिल्कुल निकली रोहतक की। और क्योंकि अरविंद शर्मा का मरीज गांव से झगड़ा करता रहा, तो लोगों में कुछ संपत्ति भी है दीपेंद्र के प्रति, यार अपना लड़का था, इसको राज्य हमने ठीक नहीं किया, तो उसका लाभ मिलेगा, उसको ऐसी संभावना है। इसके अलावा अगर बात करें, जो एक आपने जिक्र किया कि जो बड़े लीडर्स हैं कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव लड़ने से झिझक रहे हैं, और यही स्थिति ना केवल सिर्फ हरियाणा में बल्कि बाकी जगह भी देखने को मिल रही है कांग्रेस के सामने। बड़े नेता सामने आकर मुकाबला करना नहीं चाहते, और अगर इसी तरह की स्थिति रही तो हरियाणा या बाकी देश के हिस्सों में बड़ी मुश्किलें जो पहले से कांग्रेस के सामने है, तो वो कुछ सुधार होने की उम्मीद तो दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, मैं कहता हूँ वो इसलिए अवॉइड करना चाहते हैं रमेश वगैरह जो बड़े नेता चुनाव लड़ना, कि अगर वो एमपी चुनाव में लड़ गए, हार गए तो तब भी उनकी कोशिश खराब हो जाए, जीत भी है मान लो तो उनका मुख्यमंत्री पद का दावा कमजोर पड़ता है। अब हरियाणा में कांग्रेस नेता तो लोग सीएम की कुर्सी, उनको लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी है, लोग बीजेपी से नाराज है, कांग्रेस सरकार बनेगी और मेरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का बड़ा रुतबा होता है, बड़ा ओरा होता है, उसके पास सीएम देने के लिए बड़े वो है, दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी में है, बाई है, यहाँ पे बड़ा लाभ है। और फिर दिल्ली हरियाणा का जो सीएम होता है कभी भी ले जा सकता है, जो कोई भी सीएम दिल्ली, तो हरियाणा दिल्ली के पास है, इसलिए हरियाणा का सीएम ही ले जा सकता। ये बड़ा लाभ है हरियाणा के सीएम को। आपको पता है लैंड का कितना हो गया, गुड़गांव में कितना पैसे बढ़ गए, गुड़गांव में तो आपको पता है अडानी से लेकर अंबानी तक, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो बड़े बड़े वीआईपी तक का इंटरेस्ट है, हरियाणा का सीएम बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए उनकी निगाहें शैलजा हो या उनकी निगाहें सीएम की कुर्सी पर है, वो लोकसभा चुनाव लड़के अपना वो दावा खत्म नहीं करा जाता। बाकी कब तक लग रहा है बंसल साहब दोनों पार्टियां उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, क्योंकि हरियाणा के लोग भी इंतजार कर रहे हैं, तमाम नेता भी इंतजार कर रहे हैं। कितना समय लेंगे, इसी हफ्ते के अंत तक चलो निकाल विजेंद्र सिंह हिसार से, जी हाँ जी, विजेंद्र सिंह हिसार से सांसद थे, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस गए हैं, बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा होगा? निश्चित है, अभी तक तो कांग्रेस के पास कोई मजबूत कैंडिडेट था ही नहीं वहाँ हिसार में। अब विजेंद्र सिंह जाने से पहले मजबूत वो जीतते हैं, वो हारते अलग बात है, लेकिन मजबूत कदावर कैंडिडेट तो आ जा सकते हैं, और देर से विजेंद्र सिंह भी चले जाएंगे जब बेटा चले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बंसल साहब तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और एक अपने दर्शकों को भी हम बता दें, और बंसल साहब को एडवांस में बधाई, 50 साल 23 मार्च को पूरे हो रहे हैं पत्रकारिता में बंसल साहब के, और जी, तो गोल्डन जुबली है वो पत्रकारिता की, वो हो जाएगी 23 मार्च को, तो उसके लिए अग्रिम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई बंसल साहब जी, नमस्कार।